दोस्तों नमस्कार। आज दिवाली है। दीपों के पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज भी मैंने सोचा कि आप तक पहुँचूं और एक खबर के विश्लेषण की तरफ आपको लेकर के चलूं। वो खबर बड़ी है और उत्तर प्रदेश से निकली है। आप रूबरू होंगे, योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम लोगों ने इसे दोहराया। मोहन भागवत से लेकर के दत्तात्रेय होसबोले तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने लगभग इन बातों को दोहराया और सहमति व्यक्त की। ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी को कोई संजीवनी मिल गई है। पिछले 1.5-2 साल से भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा ही नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद बीजेपी अयोध्या में चुनाव हारी, उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी, महाराष्ट्र में बड़ी शिकस्त की वजह से उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे में उसे जरूरत थी एक ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक की जिससे वो फिर से अपनी सांप्रदायिक राजनीति को धार दे सके, पैना कर सके। क्या वास्तव में बटेंगे तो कटेंगे नारे ने बीजेपी को वो मुकाम दे दिया है, उसके लक्ष्य को क्या पाने का रास्ता दे दिया है? जब आप इसके विश्लेषण में जाएंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी, बीजेपी को निराशा हाथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा तो ये था कि इस नारे के जरिए जो बुनियादी मुद्दे हैं, सवाल हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, और इस समय दिवाली जब हम मना रहे हैं तो महंगाई चरम पर है। आम आदमी के पहुंच से तो उसका भोजन दूर हो गया है। 5 किलो राशन और गेहूं चावल पर उसका जीवन नहीं चल सकता। उसके बच्चों की शिक्षा, उसकी परवरिश, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं, उसके लिए स्कूल और फिर उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लेकर के रोजगार तक चाहिए। लेकिन सरकार ने इनसे अपना पिंड छुड़ा लिया है। सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर जो बजट खर्च होता था वो आजकल सरकार के विज्ञापन पर हो रहा है, और ये आजकल नहीं हो रहा, पिछले 8-10 साल से यही चल रहा है खेल। विज्ञापनों के अतिरिक्त सरकार जो रक्षा क्षेत्र है उस बजट पर एक बड़ा खर्च कर रही है, और इसके अलावा अपनी ब्रांडिंग पर लगातार खर्च हो रहा है। विदेशी यात्राएं नरेंद्र मोदी की, मुझे लगता है कि दुनिया भर का चक्कर तो वो लगा चुके हैं, लेकिन कोई निवेश नहीं मिला। उल्टा हो ये रहा है कि भारत से तमाम कंपनियां वापस जा रही हैं, चाइना जा रही हैं या और दूसरे देशों में जा रही हैं, लेकिन यहाँ से वो अपना निवेश वापस ले जा रही हैं। ऐसे में जो रोजगार है वो और ज़्यादा सीमित होते जा रहे हैं। मजदूरी लोगों को नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार 181 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का ढिंढोरा पीट रही है। किसानों के हालात क्या हुए किसी से छिपा नहीं है। एक बड़े आंदोलन में 750 किसानों की शहादत के बाद किसान आज भी उन मूल्यों पर सरकार की बाट जोह रहा है जो उसने तय किए थे, जिन पर सिग्नेचर हुआ था। एमएसपी को लेकर के किसान आज भी हलकान है, वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धोखा दे दिया। जो प्रो कैपिटलिज्म सरकार चल रही है उसमें भी चुनिंदा अंबानी, अडानी, A1, A2 के लिए जो सरकार चल रही है, माधवी, पुरी, बुश जैसे लोग जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए पहुंचते हैं और एंजॉय कर रहे हैं, लूट रहे हैं देश को। दर्जनों मोदी और मेहुल चौकसी निकल गए इस देश से, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिला? इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बटेंगे तो कटेंगे जैसा नारा दिया गया,
लेकिन वो नारा क्या महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कारगर साबित होने जा रहा है? खास करके ये नारा महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जिस तरह से एकजुट होकर के चुनाव मैदान में है, राहुल गांधी हों, शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे, तीन दिग्गज महाराष्ट्र की जमीन पर 6 तारीख को पहुंचेंगे। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो पहले से भी चोट खाई हुई है और पलटवार की प्रतीक्षा में है, इंतजार में है, शिवसैनिक बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूती है, लोगों के जेहन में उद्धव ठाकरे को लेकर के एक छवि है और एक ऐसे नेता की छवि है जो रिजाइन करता है, जो सेक्रीफाइस करता है जब उसकी पार्टी को तोड़ दिया जाता है। शरद पवार ऐसे नेता हैं जो आज भी 80 साल से ज़्यादा की उम्र में भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सक्षम है। अगर वो खड़े हो जाएंगे, पूरे तरीके से जुट जाएंगे और चुनाव मैदान में डट जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें आ जाएंगी, पसीना छूट जाएगा। और राहुल गांधी तो वो हैं जिनके वजह से ये असल में नारा दिया गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के जब निकले थे तो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो ये जो नारा चला था वो दरअसल उसी विभाजनकारी राजनीति के काउंटर में था। हिंदू मुसलमान विभाजन, हिंदू ईसाई विभाजन, जातियों के भीतर का विभाजन, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में नफरत और हिंसा की खेती की, उसके खिलाफ, उस डर और खौफ के माहौल के खिलाफ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस यात्रा से उपजा हुआ जो नैरेटिव है, उससे जो भावनाएं पैदा हुई, उससे जो लोगों के भीतर का खौफ दूर हुआ और उससे लोग एकजुट होकर के अपने संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल हुए। खास करके दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के सामने आए, वो उसी भारत जोड़ो यात्रा का कमाल था, वो राहुल गांधी की राजनीति का कमाल था। लेकिन राहुल गांधी को काउंटर करने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि राहुल गांधी इस समय राजनीति में जनता की नब्ज को पहचान चुके हैं और वो जनता के बीच में सीधे पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी अब बहुत उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं जो ब्रांड की पॉलिटिक्स हो। राहुल गांधी लगातार, चाहे नाई हो, चाहे मोची हो, या वो कुली हो, किसान हो, दस्तकार हो, कारीगर हो, इन तमाम लोगों के बीच में जा ही नहीं रहे हैं। उनके काम को, दर्द को भी महसूस कर रहे हैं, उनको अपने घर बुला रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उनसे उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, संवेदनशीलता प्रकट कर रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस देश में एक उम्मीद की लौ पैदा हुई। किसानों ने, मजदूरों ने, कारीगरों ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों, उसकी विभाजनकारी नीतियों और उसके नेताओं की जो कट्टरता है, उनका जो आक्रामक रवैया है, उसके खिलाफ बोलने के लिए उनको खड़ा कर दिया। राहुल गांधी के इस राजनीति का जवाब बीजेपी के पास नहीं था, कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया, ऐसे लगा कि जैसे उसको रामबाण मिल गया है, उसे कोई ऐसा नुस्खा मिल गया है कि जिससे उसकी गिरती साख बच सकेगी और लोगों के भीतर से जो नफरत दूर हो रही थी, जो उन्हें अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल ठीक करने की जो सलाहियत पैदा हो रही थी, जो उनके भीतर ये चेतना पैदा हो रही थी कि कैसे हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, कैसे स्त्रियों का सम्मान बचाना है और कैसे दलितों और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर के असर्ट करना है, कास्ट सेंसस को लेकर के जो एक नैरेटिव तैयार हो रहा था, चेतना पैदा हो रही थी, एकजुटता पैदा हो रही थी, उससे ही बौखलाहट में बीजेपी बुरी तरीके से परेशान थी। और जब योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया तो उसे लगा कि हाँ, इस नारे के जरिए वो फिर से अपनी विभाजन, नफरत और हिंसक राजनीति को हवा दे सकती है। लेकिन ये तुरुप का इक्का भी उसका पूरी तरीके से, जो आज पटाखे चल रहे हैं, एक कोई फुस्स करने वाला पटाखा होता है उसकी तरह चल गया। क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे ही ये नारा लिखा गया, उत्तर प्रदेश के सड़कों पर ये नारा लिखा गया,
झारखंड में ये नारा लिखा गया, इसका काउंटर होना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में तो कई नेता खड़े हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का असली मतलब तो ये है कि क्यों यहाँ इसकी कंपनियां काट करके गुजरात में ले जाकर के बांट दी गई, कैसे यहाँ का जो रोजगार है वो गुजरात ले जाया गया, कैसे नौजवानों का रोजगार काट करके और बांट दिया गया गुजरातियों के हिस्से में। ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे ने बीजेपी की हवा निकाल दी है और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग, जिस तरह से एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तमाम नेता इस नारे को काउंटर कर रहे हैं, इस नारे की हवा निकाल रहे हैं और बीजेपी पर ही उल्टा प्रहार कर रहे हैं कि क्यों महाराष्ट्र के लोग बटेंगे और क्यों उनके आप अधिकारों को काट काट करके अपने गुजरात के लोगों में बांट देंगे। ये जो पूरा मुद्दा खड़ा हुआ है उसने बीजेपी की हवा निकाल दी है और महाराष्ट्र में जहां उसे ये उम्मीद थी कि इस नारे के जरिए वो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकेगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी सांप्रदायिक विभाजन के जरिए चुनाव नहीं जीतती। वो उससे एक खौफ का माहौल पैदा करती है और ये माहौल सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि जो विपक्ष है उसके भीतर भी ये खौफ पैदा करती है कि हिंदू मुसलमान अगर विभाजन हो जाएगा तो वो चुनाव नहीं जीत सकते, जबकि इस देश में कभी भी हिंदू और मुसलमान विभाजन उस तरह से नहीं संभव है, क्योंकि हिंदू इस तरह का रिलीजन है कि जिसमें सामाजिक जो जातिगत जो भेदभाव है, जो एक तरह से टूटन है, जो अलगाव है, वो कभी एकताबद्ध नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता। और इसलिए कभी भी इस देश में हिंदू एकजुटता उस तरह से संभव ही नहीं है, क्योंकि हिंदू ही हिंदुओं का दुश्मन है, उनका शोषक है। और जब तक ये शोषणकारी तंत्र मौजूद है, आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो दरअसल उस ब्राह्मणवादी परंपरा का नया रूप है, जिसमें दलितों और पिछड़ों को सीधे तौर पर गुलाम बनाए जाने की बात कही जाती है। और हेमंत बिश्व शर्मा को तो आप जानते ही होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के अमित शाह माने जाते हैं, एक क्षत्रप हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने तो बाकायदा लिखा था कि शूद्रों का एक ही धर्म है, वो उच्च वर्ण की सेवा करना। और ये मनुस्मृति का विधान, जिसको आरएसएस अपना प्रमुख दिव्य ग्रंथ मानता है, वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से इस मनुस्मृति के विधान को लागू किया जाए। तो बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो दरअसल दलितों और पिछड़ों के खिलाफ उनको गुलाम बनाने के लिए है, महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए है। उसका ताल्लुक बहुत मुसलमानों से नहीं है, ईसाइयों से नहीं है। मुसलमानों और ईसाइयों का डर पैदा करके दलितों और पिछड़ों को एकजुट बनाए रखा जाता है, उन्हें सांप्रदायिक दंगों में इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें वोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जब वो जाति जनगणना की डिमांड करते हैं, आरक्षण बहाली की डिमांड करते हैं, जब वो बैकलॉग की भर्तियों की डिमांड करते हैं, तो फिर वो हिंदू नहीं होते हैं, फिर वो दलित और गुलाम और शूद्र हो जाते हैं। ये असली मानसिकता आरएसएस की है, उस हिंदुत्व की। और यही कारण है कि कभी भी हिंदू एक तरह से एकजुट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक बड़े तबके को कमजोर, उनको हाशिए पर धकेल करके रखा जाता है, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता उसमें शामिल है। उसमें शोषण का पूरा तंत्र है, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, संपत्ति और धन से वंचित किया गया, जिन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी से वंचित किया गया। क्या वो हिंदू हो सकते हैं? अंबेडकर की जो पीड़ा थी, ज्योतिबा फूले की जो पीड़ा थी, वो यही पीड़ा थी कि इस हिंदू धर्म के भीतर कभी भी उन्हें सामाजिक समानता नहीं हासिल हो सकती। जिस धर्म के भीतर सामाजिक समानता नहीं है, उसमें एकजुटता होने का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे में इस बात को समझना पड़ेगा कि बीजेपी कभी भी हिंदू एकजुटता के आधार पर चुनाव नहीं जीतती। वो दरअसल जातियों का इंजीनियरिंग करके समीकरण बना करके चुनाव जीतती है। वो पिछड़ों में कुछ जातियों के खिलाफ अति पिछड़ों को खड़ा करती है, उसी तरह से दलितों के भीतर अन्य दलितों के खिलाफ पूरा मोर्चेबंदी करती है। ये नफरत वो हर समाज के भीतर पैदा करती है, और जिसके जरिए उन मुखौटों को ला करके दिखा करके उन्हें शामिल करके बीजेपी में चुनाव जीतती है। तो ये दरअसल जो नारा है या पूरी सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति है, वो दरअसल
विपक्ष को गुमराह करने के लिए होती है। मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा वैसे भी जमीन पर काम नहीं करने जा रहा है। उसे काउंटर बड़े अच्छे से महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उसको काउंटर करना जरूरी है। लेकिन जरूरी ये भी है और इस बात को समझना भी जरूरी है कि बीजेपी कभी इस मुद्दे के आधार पर चुनाव नहीं जीतती। तो जातियों को लेकर के, क्योंकि यही सामूहिकता का पैमाना है हिंदू धर्म के भीतर, तो जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर ये कम करने में वो कामयाब होती है, राहुल गांधी एजेंडे पर तो लगातार बात कर रहे हैं, चाहे आरक्षण का इशू हो, कास्ट सेंसस का इशू हो, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग वो कर रहे हैं लगातार, जुडिशरी में आरक्षण की बहाली की वो बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो फिल्म से लेकर के सचिव स्तर तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दलितों और पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी को लेकर के जो स्थिति है उसको एक्सपोज किया है और ये कहा है कि वो सत्ता में होंगे तो इस पर ध्यान देंगे और प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जरूरी ये भी है कि जब टिकट वितरण हो, जब पार्टी का संगठन हो, तो उसमें भी विभिन्न जातियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। और अगर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस ये करने में कामयाब हो जाता है तो बीजेपी का ये नारा किसी भी कीमत पर नहीं चल सकता। मैं पहले भी कह रहा हूं कि वो पहले वैसे भी नहीं चलता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो डर और खौफ का माहौल बीजेपी आरएसएस ने पैदा किया था वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो खत्म हो गया था। वो विभाजन खत्म होने लगा था और लोग बुनियादी सवालों पर जोर देने लगे थे। इसको खत्म करने के लिए जरूर बीजेपी ये राग अलाप रही है, लेकिन ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से लोग खड़े हो गए हैं उससे बीजेपी का ये उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जो तीर उसने निकाला अपने तरकश से, वही तीर खुद उस पर अटैक कर रहा है और इसलिए महाराष्ट्र में भी ये उसका नारा नहीं चलने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा, उस मिशन के खिलाफ ये नारा गढ़ा गया था, लेकिन अब वो नारा कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है। और इसका इस्तेमाल विपक्ष, इंडिया अलायंस के नेता ही बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, जो उसकी नाकामी, यानी बीजेपी की नाकामी को दिखाता है कि उनके पास कोई सृजनात्मक नारा भी नहीं है, कोई दृष्टिकोण तो है ही नहीं, और वो कभी भी सृजनात्मक राजनीति नहीं करते, हमेशा विध्वंसक और विभाजनकारी राजनीति करते हैं। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।